नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी हिंदी जो हमारी भाषा है उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, हिंदी हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर और हिंदी में हम अपना पहला जो हमारा सेशन हमने लास्ट स्टार्ट किया था लास्ट डे, तो आज हम अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने पढ़ा भाषा के विषय में। तो भाषा के बारे में हमने यहाँ पर जाना था कि जो भाषा है यानी कि जो हमारी भाषा है उसे एक तरह से भाषा क्या है। तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है, भावों को आदान प्रदान करने का एक साधन है, एक माध्यम है एक दूसरे को, यानी कि भाषा के माध्यम से ही हम दूसरों के विचारों को सुनते हैं, समझते हैं, उनके भावों को समझते हैं और अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं या रखते हैं। तो देखिए, काफी सारी बातें डिस्कस हो चुकी थी इस विषय में हमारे लास्ट सेशन में और उसमें सबसे मेन चीज जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी वो थी भाषा के रूप। तो भाषा के रूप मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए थे। मुख्यतः भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। मौखिक भाषा यानी कि जब हम ये एक तरह से बहुत ही प्राचीनतम रूप है भाषा का, यानी कि जब इंसान पढ़ना लिखना नहीं जानता था, जब व्यक्ति को अक्षरों का ज्ञान नहीं था, एक तरह से कह सकते हैं शुरुआत से ही, प्रारंभ से ही ये जो भाषा है, कौन सी, मौखिक भाषा, ये चली आ रही है। यानी कि केवल बोलकर, केवल कुछ साउंड्स के द्वारा, केवल कुछ ध्वनियों के द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाता था और दूसरों के मन के भावों को समझता था। तो ये हमने यहाँ पर मौखिक भाषा बताई और दूसरा मैंने आपको बताया लिखित भाषा। लिखित भाषा थी जिसमें हम अपने मन के भावों को लिखकर या पढ़कर समझते हैं या व्यक्त करते हैं, तो ये है लिखित भाषा। और तीसरा मैंने बताया था कि तीसरा भी एक रूप होता है जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। और जो आपने ज्यादातर देखा होगा कि जब आप जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे मैंने सांकेतिक भाषा के, कि जब आप बढ़ते हैं किसी चौराहे की तरफ, वहां पर आपको एरोस से बताया जाता है कि लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, सीधा क्या है, या फिर कौन सी लाइट जलने पर आपने रुकना है, कौन सी लाइट पर आपने चलना है। ये सब क्या है, संकेत है। एक टाइम के बाद आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाती है और आप समझ जाते हैं जहां पर इस तरह का टर्न होगा उसे यू टर्न कहते हैं, जहां इस तरह का तीर होगा वो राइट टर्न, जहां इस तरफ का तीर होगा वो लेफ्ट टर्न। तो इस तरह से ये भी आपकी एक भाषा है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ जरूरी चीजें आपके साथ डिस्कस की थी। जो सबसे मेन थी मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा यानी कि वह भाषा जिसे बालक अपनी माँ से या अपने परिवार से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि जब भी बच्चा जो है बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उस टाइम पे उसको लिखना पढ़ना नहीं सिखाया जाता, केवल वो सुनता है। वो सुनता है कि ये लोग आपस में क्या बोल रहे हैं। वो पानी को क्या बोलता है, वो पानी को तुरंत पानी नहीं बोलता, वो बहुत सारे नाम रखता है, लेकिन बाद में वो खुद ब खुद सीख जाता है कि इसे पानी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो वो सुनकर सीखता है और वो सबसे पहले उसी लैंग्वेज को सीखता है, उसी लैंग्वेज को बोलता है, तो उसको कहते हैं मातृभाषा। ठीक है, तो मैंने मातृभाषा के लिए यहाँ पर बताया था कि मातृभाषा कोई सी भी हो सकती है जो आपके परिवार में बोली जाती है, यानी कि जो बच्चा शुरुआत से सुनता हुआ आ रहा है वही उसकी मातृभाषा है। चाहे वो फिर गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, पंजाबी हो, एक तरह से महाराष्ट्रन हो, राजस्थानी हो, जो भी भाषा हो, जो भी घर में कॉमनली बोली जाती है। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर दूसरी चीज आपको बताई थी, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? देखिए, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों के द्वारा किया जाता है। तो अधिकांश निवासियों यानी कि भारत में हिंदी जो है वो 70% एरिया में बोली जाती है।
70% लोग जो है प्योर एक तरह से हिंदी बोलते हैं, नहीं भी बोलते हैं तो सुनते हैं, समझते हैं और एक तरह से भाव व्यक्त किए जा सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। तो भारत में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ये मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर मैंने बताया था इसीलिए हमारे देश में और भी बहुत सारी हैं इनके अलावा, तो इसीलिए भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जाता है, नहीं माना जाता है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था राजभाषा। राजभाषा मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जिसमें राजभाषा किसे कहते हैं, जिसमें ज्यादातर जो कार्यालयी कामकाज होते हैं, ठीक है, जो भी कार्यालयी कामकाज होते हैं देश के जितने भी कार्यालयों से संबंधित, उनको कहते हैं राजभाषा। तो हिंदी जो है हमारी राजभाषा है, क्योंकि हमारे देश के जितने भी कार्यालय हैं, जितने भी कर्मचारी जो है, जो कामकाज होते हैं सरकारी विभागों से जुड़े हुए, वो सब हिंदी में होते हैं और इसीलिए हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर बताया था। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर है, इसको आप एक ना समझे, ठीक है। अब देखिए जो राजभाषा है, इसको राजभाषा भारत में कार्यालयी कामकाज के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक तरह से हिंदी का भी प्रयोग किया जाता है कहीं कहीं पर और अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाता है। और दूसरा ज्यादातर जो है वो हिंदी में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर जो आपका एक तरह से 14 सितंबर, ये आप नोट डाउन कीजिए, 14 सितंबर 1949 के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। तो देखिए इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर। तो ये कुछ जरूरी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई। सबसे पहले राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या होती है, उसके बाद राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर, यानी कि जो राजभाषा है वो क्या है, वो सरकारी कार्यालयों में जो कामकाज में भाषा प्रयोग की जाती है उसको हम राजभाषा कहते हैं। और देखिए आजकल के टाइम में, ये मैं तब की बात कर रही हूँ 14 सितंबर 1999 की, कि उस टाइम पे भारत की राजभाषा घोषित किया गया था हिंदी को। लेकिन अब तो आप देखेंगे कि ज्यादातर जो काम होते हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में किए जाते हैं। लेकिन फिर भी 14 सितंबर को प्रतिवर्ष
हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थी राजभाषा। तो अभी तक हमने यहाँ पर एक तरह से भाषा के बारे में जाना, उसके बाद हमने एक तरह से मौखिक भाषा, भाषा के रूपों को जाना, उसके बाद हमने मातृभाषा को जाना, उसके बाद हमने राष्ट्रभाषा को जाना, उसके बाद हमने राजभाषा को जाना, और ये भी मैंने आपको यहाँ पर कंफर्म करवा दिया है कि भारत में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो इस तरह से काफी सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। अब बात आती है यहाँ पर भाषा के बाद बोलियों की। ठीक है, भाषा के बाद एक तरह से बोली किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो जो क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, ठीक है, क्षेत्र विशेष में बोली जाती है उसको कहते हैं बोली। ठीक है, एक बार लिख लीजिए, उसके बाद समझते हैं कि क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा का रूप किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी क्षेत्र में बोली जाती है उसे क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। अब देखिए, जो बोलियां होती हैं, जो बोलियां होती हैं उनकी प्रायः क्या होती है, लिपि नहीं होती। ठीक है, जो बोलियां होती हैं उनकी प्रायः लिपि नहीं होती, यानी कि उनके ध्वनियों के अक्षर नहीं होते, उनकी लिपियां नहीं होती। अभी लिपि क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जो बोलियां होती हैं उनकी प्रायः लिपि नहीं होती, और जो जिस भाषा में देखिए जो बोली है अगर उसकी लिपि नहीं है तो क्या होता है कि उसमें हम साहित्य की रचना नहीं कर सकते हैं। आप संस्कृत में साहित्य की रचना कर सकते हैं, आप उर्दू में साहित्य की रचना कर सकते हैं, आप हिंदी में साहित्य की रचना कर सकते हैं, आप अंग्रेजी में साहित्य की रचना कर सकते हैं। लेकिन जो बोलियां होती हैं, क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली जो भाषा होती है उसमें क्योंकि उनकी लिपि नहीं होती, उनके ध्वनि चिन्ह नहीं होते, तो उसमें साहित्य की रचना नहीं की जा सकती है। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि बोलियों में प्रायः साहित्य की रचना नहीं हो सकती। और लेकिन अब जो है क्या है कि जो बोलियों की उपभाषाएं हैं उनमें साहित्य की रचना अब होने लगी है। तो काफी चीजें हैं इसमें। क्या होता है, अब जैसे पहाड़ी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी इसको कहते हैं, और इसकी जो बोलियां हैं वो क्या है, इसकी उपभाषाएं हैं आपकी, बोलियां हैं पहाड़ी, गढ़वाली और कुमाऊं। ठीक है, उपभाषा है पहाड़ी हिंदी। ठीक है, पहाड़ी हिंदी, और इसकी बोलियां हैं गढ़वाली और कुमाऊनी। तो जो पहाड़ी हिंदी है, मैंने क्या कहा, अब हम एक तरह से बोलियों में साहित्य की रचना नहीं हो सकती क्योंकि उसकी कोई लिपि नहीं होती, उसके कोई ध्वनि चिन्ह नहीं होते। लेकिन जो उपभाषा है, जो पहाड़ी हिंदी है, उसमें अब धीरे धीरे साहित्य की रचना होने लगी है। ठीक है, तो ऐसा हर एक भाषा के साथ है कि उसमें अब एक तरह से होने लगा है निर्माण, साहित्य का रचना होने लगी है। दूसरा आपका आता है लिपि। तो लिपि किसे कहते हैं ये मैंने बताया कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए, कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह होते हैं, और उन्हीं ध्वनि चिन्हों को लिपि कहा जाता है। ठीक है, आप किसी भी भाषा को लिखते हैं, आपको उस भाषा को लिखने के लिए कुछ ध्वनि चिन्हों की आवश्यकता होती है, और उसी को कहते हैं लिपि। तो चलिए एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। किसी भाषा को लिखने के लिए किसी भाषा को लिखने के लिए कुछ
चिन्ह, किसी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए होते हैं। ठीक है, कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं किए गए हैं इन्हीं चिन्हों की लिखित भाषा में इन्हीं चिन्हों की सहायता ली जाती है। लिखित भाषा में इन्हीं चिन्हों की सहायता ली जाती है, तो क्या कहेंगे हम? लिपि को उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि, उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। तो ये हमने यहाँ पर एक निष्कर्ष अपना निकाला कि पहले हमने क्या कहा कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं और लिखित भाषा में इन्हीं चिन्हों की सहायता ली जाती है। तो उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि, यानी कि जो भी ध्वनियां उच्चारित की जा रही हैं, जो भी ध्वनियां एक तरह से बोली जा रही है, उनको लिखने की जो विधि होती है वो लिपि कहलाती है। ठीक है, उनको लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए साहित्य क्या होता है, तो बहुत सारी जो भाषाएं होती है, जो लिपि जो होती है, भाषाएं जो होती है उनकी अपनी अलग अलग लिपियां होती है, यानी कि उनको अलग अलग लिखने की विधि होती है, अलग अलग तरीका होता है लिखने का। जैसे हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। इसी तरह से अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? ये लिखने की विधि बता रही हूं मैं कि कौन सी भाषा को किस में कैसे लिखेंगे, रोमन। ठीक है, रोमन। पंजाबी भाषा को लिखने की विधि क्या है, या पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। ठीक है, इसी तरह से उर्दू भाषा को लिखने की विधि क्या है? उर्दू भाषा को लिखने की विधि है या उसकी लिपि है फारसी। ठीक है, इसी तरह से जो आपका संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा, उसकी भी लिपि है देवनागरी। तो ये लिखने का तरीका है, ये आपको याद होना चाहिए अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। आप अंग्रेजी लैंग्वेज भी पढ़ते हैं, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, पंजाबी की है गुरुमुखी, इसी तरह से उर्दू की है फारसी, संस्कृत की है देवनागरी, और भी नेपाली जो है उसकी भी देवनागरी, और बहुत सारी भाषाएं हैं, कश्मीरी जो है उसकी भी देवनागरी, संथाली भाषा जो है उसकी भी देवनागरी, इसी तरह से फ्रांसीसी भाषा जो है उसकी भी आपकी रोमन है, जर्मन भाषा जो है उसकी भी रोमन है। तो बहुत सारी भाषाएं हैं जिनकी जो लिपि है वो क्या है, लगभग लगभग सेम सेम है।
और इसीलिए जैसे इंग्लिश होती है तो आपने देखा होगा कि जो फ्रेंच होती है वो थोड़ा सा हमें क्या लगती है, सेम लगती है, ठीक है। संस्कृत और हिंदी हमें सेम लगती है। तो ये सारी चीजें जो है आपको याद होनी चाहिए कि लिपि किसे कहते हैं, बोलियां किसे कहते हैं, ठीक है, मातृभाषा किसे कहा जाता है। अब मातृभाषा को कभी कभी हम एक तरह से फर्स्ट लैंग्वेज भी कहते हैं। अगर आपकी जब आप उसी भाषा को घर में बोल रहे हैं और उसी भाषा को अगर आप स्कूल में बोल रहे हैं तो एक तरह से वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है। उसके अलावा जो आप दूसरी भाषा सीखते हैं, अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो वो आपकी सेकेंड लैंग्वेज है, ठीक है। उसमें अगर आप काम करते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं तो वो आपकी सेकेंड लैंग्वेज है। फिर इसी तरह से बहुत सारी अलग अलग भाषाएं हैं जिनको आप सीखते हैं, समझते हैं, फिर थर्ड लैंग्वेज, फोर्थ लैंग्वेज। लेकिन जो आप घर में अपने परिवार में सीखते हैं वो आपकी मातृभाषा है। फिर जो आप स्कूल में सीखते हैं, चाहे वो हिंदी है चाहे वो इंग्लिश है, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं और आप वहां पर फिर आप सारा पैटर्न जो है इंग्लिश में फॉलो करते हैं तो वो आपका फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि आपकी अंग्रेजी हो गई। लेकिन हमारी जो अभी फिलहाल फर्स्ट लैंग्वेज है या एक तरह से फर्स्ट लैंग्वेज हम हिंदी को ही कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो है हम हिंदी ही बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने काफी सारी चीजें देख ली है, हमने लिपि देख ली है और हमने यहाँ पर आपकी बोलियां देख ली है। अब सबसे मेन चीज आती है अब भाषा में कि व्याकरण क्या होता है। भाषा का सबसे मेन पार्ट है व्याकरण, यानी कि आप चाहे किसी भी भाषा में लिख रहे हो, किसी भी भाषा को आप पढ़ रहे हो, लेकिन उसमें जो सबसे मेन चीज आता है वो है आपका व्याकरण, ठीक है। तो ये व्याकरण क्या है? किसी भी भाषा को बोलने के लिए, किसी भी भाषा को बनाने के लिए आपको उसके कुछ नियम निर्धारित करने होते हैं, कुछ नियम बनाने होते हैं। ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल देते हैं आप, कुछ नियम निर्धारित करने होते हैं। तो क्या है वो नियम, किसे कहते हैं? व्याकरण। तो एक बार व्याकरण जान लीजिए, क्योंकि जब हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले व्याकरण को जानना जरूरी है। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो कभी भी आपको शुरुआत से ही पूरा वाक्य नहीं पढ़ाया जाता है, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ाया जाता है, आपको और से शुरू करवाया जाता है। तो बिल्कुल वही है, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी का जो मूल एक तरह से जहां पर आप पूरा सारी चीजें समझते हैं कि शब्द क्या होते हैं, आप वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य को कैसे आप एडजस्ट करते हैं, निर्धारित करते हैं, ये सब चीजें आप व्याकरण के द्वारा ही सीखते हैं। तो व्याकरण क्या होता है एक बार हम ये जान लेते हैं। बहुत ही ज्यादा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण इसे कह सकते हैं। तो देखिए, आपने ये जाना है कि वर्णों का व्यवस्थित मेल। अभी तक आप काफी कुछ चीजें सीख चुके हैं, क्लास 9th में आप आ गए हैं। क्योंकि अभी ये हमारे सेशन की शुरुआत है, हमने आगे जाकर बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बहुत सारी चीजें समझनी है। तो शुरुआत भी हमारी शुरू से होनी चाहिए। कुछ चीजें जो है हमने जो पढ़ी थी हम उन्हें अक्सर भूल जाते हैं, तो हमें एक बार उन्हें रिवाइज करके आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको लग रहा होगा कि मैम क्या ये हमें शुरुआत से भाषा या फिर व्याकरण के विषय में पढ़ा रही हैं। तो देखिए, अगर आप शुरुआत से चीजों से जुड़े नहीं रहेंगे, अगर आप इसी तरह से आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका बेस जो है एक तरह से आपका खराब हो जाएगा और आप जो गलतियां करते आ रहे हैं आप वही गलतियां आगे भी करते जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ये जाना है कि वर्णों का जब मेल कराते हैं, यानी कि जब हम वर्णों का मेल करते हैं, आपको क्लास 8 में भी मैंने पढ़ाया है कि वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं, ठीक है। और शब्दों का ही सार्थक और व्यवस्थित क्रम वाक्य बनाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये सारी चीजें बन रही है व्याकरण में ही, तो व्याकरण क्या है? व्याकरण जब तक एक तरह से ये सारी चीजें व्यवस्थित ना हो, ये सारी चीजें एक तरह से आपको पता ना हो कि किस वर्ण का उपयोग कहाँ करना है, किस शब्द का उपयोग कहाँ करना है, किस शब्द को कैसे यूज करना है, कहाँ पर आपने बहुवचन का प्रयोग करना है, किसके लिए आपने स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है, कहाँ पर आपको एक वचन का प्रयोग करना है, कहाँ पर आपने क्रिया शब्द को लिखना है। तो क्या आप
भाव समझ पाएंगे किसी भी शब्द का, किसी भी वाक्य का नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले व्याकरण की परिभाषा यहाँ पर लिख लेते हैं कि किसे कहते हैं व्याकरण। ये व्याकरण है क्या, ठीक है, इसी के आधार पर आप आगे पढ़ेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, व्याकरण वह शास्त्र है। व्याकरण क्या है? एक शास्त्र है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियम निर्धारित करता है। क्या करता है? भाषा के नियम निर्धारित करता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियम निर्धारित करता है या निर्धारित कर, नियम निर्धारित कर भाषा के शुद्ध रूप, नियम निर्धारित कर शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। क्या है व्याकरण? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियमों को निर्धारित कर उसके शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है, यानी कि वो भाषा के शुद्ध रूप को बताता है और उसके प्रयोग का ज्ञान कराता है कि हमें उसको कैसे प्रयोग करना चाहिए, कैसे हमें लिखना चाहिए, कैसे हमें समझना चाहिए। तो ये है व्याकरण की परिभाषा। अब देखिए, जहां मैंने आपको बताया कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियम निर्धारित कर शुद्ध रूप के प्रयोग का ज्ञान कराता है, तो देखिए व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग। अब देखिए जो व्याकरण है ये आपके किन किन चीजों पर काम करता है। व्याकरण के प्रमुख अंग क्या है? पहला है वर्ण विचार, वर्ण विचार। दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है आपका वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, ठीक है। तो अब देखिए वर्ण विचार क्या है। अब जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भाषा जो है वो किससे बनती है, यानी कि जब भी कोई बच्चा या एक छोटा बालक जब बोलना शुरू करता है, जो तब वो जब बोलना शुरू करता है तो वो एक पूरा एक शब्द नहीं बोलता या पूरा सेंटेंस नहीं बोलता, वो कुछ ध्वनियां अपने मुख से निकालता है, ठीक है। वो क्या करता है? वह कुछ ध्वनियां अपने मुख से निकालता है। तो उन्हीं ध्वनियों का लिखित रूप, उन्हीं ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। जो भी वो बच्चा बोलने की कोशिश करता है तो उन्हीं ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। और वर्ण विचार में आप वर्णों की बनावट, वर्णों के भेद, वर्णों के आकार, वर्णों के उच्चारण कि कैसे उच्चारित किया जाता है। अब आपने देखा होगा कि आपको सिखाते हैं स और श के उच्चारण में अंतर, ठीक है।
स से सड़क, श से शेर। ठीक है, तो यही आपके वर्ण है और इनके वर्ण विचार में, व्याकरण के अंग में तीन चीजें मुख्य रूप से आती हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। सबसे पहले आता है वर्ण विचार, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। मैंने कहा कि जब भी हम बोलना सीखते हैं, देखिए यहाँ तक पहुंचने की बात तो बहुत दूर की है, जब हम बोलना सीखते हैं, बोलना सीखते वक्त जो कुछ ध्वनियां हमारे मुख से निकलती है, उन्हीं ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उससे छोटा और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो वर्ण जो है, वर्ण विचार जो हमारा टॉपिक है व्याकरण के अंगों के अंदर, इसमें हम वर्णों की बनावट, वर्णों के भेद, भेद यानी कि कितने टाइप्स के होते हैं वर्ण, तो कितने टाइप्स के होते हैं, क्लास 9th में है आप, ये आपको मैंने क्लास 8 में भी काफी बार पढ़ाया है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो आपको मैंने बताया है कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें टोटल 44 वर्ण है, 44 वर्ण है जो आपने पढ़े हुए हैं। पहले अ से आ ई ई, उसके बाद क ख ग। अब उनके भेद, भेद यानी कि कितने टाइप्स के होते हैं ये, तो दो टाइप्स के मुख्य रूप से होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है और जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। ठीक है, ये स्वर होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में स्वरों से अधिक समय लगता है और जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं, ये होते हैं व्यंजन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बताया कि वर्ण की बनावट, कि कैसे बनाया जाता है वर्ण को, वर्ण के भेद, वर्णों के आकार और वर्णों के उच्चारण, इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाता है वर्ण विचार में। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा एक तरह से इजी कहे या बहुत पुराना टॉपिक है। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको ये कॉमन टॉपिक्स आने चाहिए, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। और शब्द विचार और वाक्य विचार तो आपके क्लास 9th के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जब आप आगे इन्हें पढ़ेंगे, कि यहाँ पर आप पढ़ेंगे, जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा, अब इसमें आप पढ़ेंगे व्याकरण के इस अंग में शब्दों की, एक तरह से शब्दों पर विचार किया जाता है, यानी कि शब्दों की बनावट, शब्दों के भेद, शब्दों की उत्पत्ति। अब यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्दों की बनावट क्या होती है। ठीक है, उस शब्दों के कितने भेद होते हैं। उसके बाद सेम इस तरफ कि अब ये टॉपिक भी आपका क्लास 9th का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें आपको वाक्यों के भेद बताने होते हैं और वाक्यों की आपने किस तरह से रचना की है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह से आप यहाँ पर चीजों को सीखते हैं। तो इस तरह से आज आपने जो कुछ भी यहाँ पर पढ़ा है, इसको एक बार घर पर जरूर रिवाइज करें। देखिए आपके सेशन की शुरुआत हो रही है अभी, जैसी आप आदत आप अभी से डालेंगे, बिल्कुल यही चीजें आप आगे करेंगे। तो अभी से जो कुछ भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें और एक न्यू फ्रेश नोटबुक बनाएं अपने हिंदी व्याकरण के लिए। और बाकी जब हम आपका लिटरेचर स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी आपको अलग से नोटबुक्स बनानी पड़ेंगी। फिलहाल ये चीजें आप सब व्याकरण में ही नोट डाउन करें और घर पर इसको रिवाइज करें। कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।